हिंसक घटनाएं होती हैं। मणिपुर, जैसा कि आपको मालूम है, 1947 में प्रिंसली स्टेट था जिसने तिरंगा सबसे पहले इम्फाल के अंदर फहराया और कहा कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने उनको मणिपुर भी नहीं माना। नागालैंड के लोग खड़े हुए, नागाओं ने लड़ाई की तो उनको नागालैंड मिल गया। मिजोरम मिला, जब मिजोज खड़े हुए उन्होंने लड़ाई की। इन सबको देखकर मणिपुर वालों ने कहा कि अगर लड़ने से ही सब कुछ मिलता है तो हम भी हथियार उठाते हैं। तब उन्होंने हथियार उठाए और वहां पर अभी दो बड़े मैती ग्रुप हैं जिनकी जो हिंसक घटनाओं के अंदर शामिल होते हैं। एक्सटॉर्शन है इम्फाल वैली में। जहां तक दूसरे जो ट्राइब्स थे, कुकी और छोटे और दो ट्राइब्स थे, उनके साथ समझौता है, वो हिंसक घटनाओं में अभी शामिल नहीं। त्रिपुरा में समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है, काफी हद तक समस्या वहां पर सॉल्व की जा चुकी है। ये है नॉर्थ ईस्ट का एक रूप कि वहां पर क्या है। इस लॉ एंड ऑर्डर को अगर सही दिशा दी जाए तो मेरा मानना है कि हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक चीज ठीक तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक भावना है कि क्योंकि वो दिल्ली से इतनी दूर है इसलिए उनका कोई देखभाल नहीं करता। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबकी कमी है। और क्योंकि वहां से एमपी गिने चुने हैं तो उनकी आवाज भी शायद उतने मायने नहीं रखती है हमारे पार्लियामेंट में। तो इस तरफ उसका बाकी दिल्ली का उस तरफ ध्यान कम जाता है। जम्मू और कश्मीर को भी हम ले लेते हैं क्योंकि वो भी एक आंतरिक हमारी सुरक्षा का की दिक्कत है। सैन्य रूप में स्थिति काफी संभाली हुई है, आतंकवाद कम हुआ है, लेकिन जो आतंकवादी तंत्र है, जो उनको ट्रेन करता है, जो उनके कैंप्स हैं, वो वैसे ही बरकरार है। इसलिए अगर हम ये कहें कि वहां की स्थिति अभी भी संवेदनशील है तो ये सही होगा, क्योंकि जब तक ये तंत्र नहीं खत्म होगा जो हमारे सीमा के पार है, तब तक वहां पर समस्या हल नहीं होगी। और दूसरी चीज, जब तक हम सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक ये समस्या हल नहीं है। जेएनके के बाद हम लेते हैं एक और देश की बड़ी समस्या, पॉलिटिकली करेक्ट टर्म्स में उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोला जाता है। आम भाषा में हम उसको नक्सलवाद या माओवाद बोलते हैं। और भारत का एक बड़ा हिस्सा इस समय इसके प्रभाव में। इसके ऊपर कई चीजें कही गई हैं कि ये क्यों बढ़ा है, लेकिन इसका एक मूल कारण है सोशो इकोनॉमिक समस्या। इस इलाके के अंदर गवर्नेंस की कमी है। इस इलाके में जनसंख्या का शोषण है। इस इलाके में जंगल, जमीन और खनिज, इन तीनों का एक तरह से दोहन है। और इसीलिए जब वहां पर नक्सलवादी आकर गांव में बात करते हैं किसी से कि आपके यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप तो उसी स्थिति में हो
जैसे आप 200 साल पहले थे तो वहां के लोग नक्सलवाद को सपोर्ट करते। 1990 में तकरीबन 50 जिलों के अंदर नक्सलवाद था या माओवाद था। आज 270 से ज्यादा जिलों के अंदर, और ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो क्या कारण है कि जब हम एक अच्छे भारत की बात करते थे, हम चमक धमक की बात करते थे, हम बड़े बड़े मॉल्स की बात करते थे, हम बात करते थे कि भारत एक आर्थिक शक्ति बनने वाला है, तब ये नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा था? ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहा था कि सामाजिक विषमताओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। इस चीज पर नहीं ध्यान दिया गया था कि इस इलाके के अंदर प्रगति हो। सिर्फ इन इलाकों को प्राकृतिक संपदा या खनिज निकालने के इस्तेमाल में लाया। आपको शायद विश्वास ना हो, उड़ीसा के अंदर और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो उसी स्थिति में है जो आज से 500 साल पहले थी। उसी तरीके से रहते हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना उनके पास कपड़ा है। सिर्फ जो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं जो कि खनिज निकाल रहे हैं, वो उनका शोषण करते हैं। और जो वो जंगल से अपनी आजीविका चलाते थे, वो जंगल भी सरकार कहती है कि ये आपके नहीं है। एक किसी ने मुझे बताया था कि एक गांव था जिसके अंदर नलकूप लगाने का प्रावधान किया गया, हैंडपंप लगाए गए। मंत्री जी आए, उन्होंने उद्घाटन किया, मिठाई बटी, पानी निकला एक नलके में से, तालियां बजी, मंत्री जी चले गए। किसी भी नलके के नीचे बोरिंग नहीं थी, सिर्फ उस नलके के नीचे एक बाल्टी थी जिसमें से पानी निकला। तो कुछ दिनों के बाद उस गांव के अंदर जब नक्सलवादी आए, लीडर आए, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो आपको यही देगी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपका हक दिलाएंगे। तो अगर वो आज पूरा गांव नक्सलवाद का गढ़ है तो किसकी गलती? तो ये चीज एक बहुत चिंतन का विषय है, और मैं ये सोचता हूं कि अगर इस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर भारत के लिए बहुत खतरा बन सकता है और हम टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। इन सब के अंदर हम लोगों का क्या दायित्व, एक नागरिक के तौर पर, अभी मैं पूर्व सैनिक या सैनिकों के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, एक नागरिक के तौर पे हमारा क्या दायित्व? हमारा पहला दायित्व है कि हम एक जागरूकता पैदा करें जो इस सामाजिक विषमता के खिलाफ आवाज उठा सके। हम एक जागरूकता पैदा करें कि जो हमारे संविधान में जो चीजें दी गई हैं वो सबके ऊपर लागू हो सके। जो लॉ ऑफ लैंड है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो चालू हो सके। हम जागरूकता पैदा करें कि वोट बैंक पॉलिटिक्स से जो लोग फायदा उठाते हैं वो बंद हो सके। क्योंकि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, इलाके के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं ताकि उनको वोट मिले। जब तक ये बंद नहीं होगा, आंतरिक सुरक्षा का खतरा बनता रहेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे इसके अंदर जिससे लोगों का पोलराइजेशन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर अगर ये पोलराइजेशन होगा तो सामाजिक विषमताएं बढ़ेंगी।
विसंगतियां बढ़ेंगी। हम अपने तरफ से लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करें कि जो भी पॉलिसी बने उसका सही पालन, शोषण बंद होना चाहिए इन इलाकों में, और कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो भारत को एक सशक्तता दे। जब तक कोई देश हमको सशक्त नहीं समझेगा तब तक वो इन लोगों की मदद करता रहेगा। अब अगर नक्सलवाद है और उसके अंदर कोई बाहर का देश कूदना चाहता है, जैसे कि अब खबरें आती हैं कि जो हमारे माओवादी हैं उनका नेपाल के माओवादियों के साथ संबंध है, और नेपाल के माओवादियों का चीन के कुछ लोगों के साथ संबंध है। कुछ लोग जो माओवादी थे उनको पकड़ा गया क्योंकि उत्तर पूर्व के इलाके से उनके पास हथियार आ रहे थे, वो हथियार चीन के पास से आ रहे थे। तो अगर कोई देश हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि हम सशक्त हैं, हम उसके खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ये चीज नहीं होगी तो कोई भी देश हमारी आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाएगा। और आखिरी चीज है, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है। अगर जैसे मैंने आपको नलकूप का उदाहरण दिया, अगर इस चीज को बंद किया जा सके, आप अपनी आवाज को उठा सके, आप उसके खिलाफ बोल सके, उसको ना होने दे, तो मेरा मानना है कि काफी चीजें सामाजिक तौर पर ठीक की जा सकती। और ये जागरूकता शिक्षक समुदाय, युवा वर्ग, छात्र सब इसको आगे कर सकते हैं। अगर ये हम कर सके तो आंतरिक सुरक्षा का खतरा जो बढ़ता जा रहा है वो काफी हद तक दूर किया जा सकता है। मेरा अपना विश्लेषण है कि अगर हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर हम इन चीजों के ऊपर विचार नहीं करेंगे और विचार करने के बाद कोई कार्य प्रणाली समय सीमा के अंदर नहीं रखेंगे, तो ये 270 से बढ़कर कितने इलाकों में फैल जाएगा कि हमको इनके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि 2010 में गृह मंत्री ने हमसे कहा था कि आप सेना को इस इलाके में भेजिए। मैंने उनसे कहा कि ये आपकी समस्या है, सेना की समस्या नहीं है। ये समस्या सामाजिक है, ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है, ये समस्या गवर्नेंस की है। अपने आदमियों के खिलाफ सेना गोली नहीं चला सकती। ये लोग दूसरा देश नहीं मांग रहे, ये सिर्फ अपने देश में अपना ही हक मांग रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जागरूकता पैदा करिए, अपने दायित्व के ऊपर खरे उतरिए, और मुझे पूरी आशा है कि जिस सुदृढ़ सशक्त भारत को हम देखना चाहते हैं उसको हम जरूर देख पाएंगे अगर हम इस रास्ते के ऊपर ठीक तरह से चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,